नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में नितिन नवीन के आने के क्या राजनीतिक संदेश हैं और उनके आने से क्या असर राजस्थान की राजनीति में होगा? ना सिर्फ राजनीति में बल्कि बीजेपी के संगठन में सत्ता और संगठन के बीच तालमेल कैसे बढ़ेगा? टोंक में जो कि सचिन पायलट का गढ़ है, वहां से सियासी हुंकार भरकर नितिन नवीन ने कौन सा संदेश देने का काम किया है? नितिन नवीन राजस्थान में देश की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आ रहे हैं, तो राजस्थान देश का सबसे बड़ा प्रदेश भी है। इस प्रदेश में आने वाले समय में पंचायतों के चुनाव होने हैं, स्थानीय निकाय चुनावों को देखते हुए अपने संगठन को कितनी ताकत दे पाएंगे नितिन नवीन, ये देखना काफी दिलचस्प है। आज काफी जबरदस्त उनका स्वागत किया गया, काफी कार्यक्रमों का यहाँ पर आयोजन हुआ, बड़ी संख्या में जिला कार्यालयों का उद्घाटन हुआ, बाइकर रैली से लेकर तमाम जो आज रूप देखने को मिले नितिन नवीन के उत्साह में, जोश में, उल्लास में, वो किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और कितनी सफलता भजनलाल शर्मा राज्य के मुख्यमंत्री की और कितनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ की। हमारे खास मेहमानों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार, एडवोकेट ललित लखवाल बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। अभी नाम नहीं आया है उनका सामने, यानी कि कांग्रेस को लगता है ये विषय नहीं है जिस पर प्रवक्ता को भेजा जाए। हालांकि आज ही मानेसर की चर्चा एक बार फिर से हो गई है। टोंक में नितिन नवीन का आना, अशोक गहलोत जी के द्वारा मानेसर को याद दिलाना, बहुत कुछ संदेश है इसमें समावेशित। ललित लखवाल जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। नितिन नमस्कार नवीन जी के आने से आज जितने कार्यक्रमों को आपने आयोजित किया, कितना सफल मानते हैं आप? जी। आज नितिन नवीन जी का जो राजस्थान का दौरा रहा, नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार राजस्थान आए हैं। तो राजस्थान की जैसी परंपरा रही है अतिथि देवो भव, उसी की श्रेणी में ये भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, युवा मोर्चाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा, महिला मोर्चाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा, सभी मोर्चों के कार्यकर्ताओं द्वारा ये भव्य स्वागत यहाँ पे उनका किया गया है। क्योंकि नितिन नवीन जी अभी सबसे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी बने हैं, तो खास तौर से युवा वर्ग में उनकी लोकप्रियता है और लोगों में जोश था। इसीलिए इतने भव्य तरीके के 13 जगह उनके 12 किलोमीटर के रोड शो में 13 जगह उनका स्वागत किया गया। हर कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के जयपुर आगमन पर, राजस्थान आगमन पर जोश के साथ, उल्लास के साथ अपनी जो राजनीतिक भागीदारी है उसको सुनिश्चित कर रहा है। और आज उन्हीं के स्वागत में पूरे भारतीय जनता पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं द्वारा, सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत किया गया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी इलेक्शन के समय चुनाव में नहीं आती। भारतीय जनता पार्टी सतत संगठन के मोड में रहती है। समय समय पर हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी आम बूथ के कार्यकर्ता तक पहुंचकर उनकी कार्य योजनाओं को देखते हैं, कहां पर हम और अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं, हमारी कमी क्या है उसको और सुधार सकते हैं। इसी कारण से आज ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा राजस्थान में हुआ। राजस्थान दौरे में उन्होंने टोंक से 7 जिलों का उद्घाटन और जालोर जिले का शिलान्यास किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय ही एक ऐसी जगह है जहां से हर कार्यकर्ता अपनी बात को रखता है और संगठन को मजबूती देता है। जी। तो जबरदस्त जयपुर में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, टोंक में किया, ओटीएस में ग्रामीण किसानों को लेकर बड़ा संदेश देने का प्रयास किया। किसानों से, जिसको कहते हैं कि छाछ, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, राजस्थान में ऐसा ही लग रहा है कि किसानों को ज्यादा खुश करने की कोशिश हो रही है। राजीव तिवारी जी, देखिए, अभी तो ऐसा कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अभी नितिन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, पहला दौरा है। अभी तो वो सिर्फ सारी चीजों का आकलन करने आए हैं, यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और 7 कार्यालयों का उद्घाटन करना था, 2 का शिलान्यास करना था, तो ये सारी प्रक्रिया थी उनकी। और यहाँ जो स्वागत हुआ
तो उसमें भी मदन राठौड़ जी को भी अपनी ताकत दिखानी थी, ये अपने भजनलाल जी को भी अपनी ताकत दिखानी थी, और जो दूसरे नेता अभी काफी सक्रिय दिख रहे हैं, पिछले दिनों भी दिखे थे, उनको भी अपनी ताकत दिखानी है। तो बहुत सारी चीजें थी, तो स्वागत तो होना ही था उनका। अच्छा, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन मेरे को अभी ललित जी की एक बात की, बहुत युवा नेता, युवा तो नहीं है साहब, 8 बार के विधायक हैं, तो आप जी, देख लो युवा इसलिए हैं क्योंकि उनकी उम्र 45, सबसे, मैंने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष के सबसे युवा हैं, क्योंकि राहुल गांधी लगभग 53 साल के होकर वो आज सही बात है, अब तक के सबसे युवा सही है, और बहुत एनर्जेटिक हैं काफी। जो आदमी 8 बार लगातार विधायक बन जाए, तो आप समझिए कि उनकी जमीनी पकड़ कितनी है, और उनमें कुछ ना कुछ खूबियां हैं। जब तो 4 बार नितिन नवीन विधायक हैं, उनके 5 पिताजी बार, थे उस सीट के एक बार शायद विधायक। सांसद भी रहे क्या? नहीं, सांसद नहीं रहे, 25 एक्चुअली साल की उनके उम्र में। फादर 5 बार विधायक रहे। 5 उनके बार फादर की विधायक रहे, सॉरी 5 बार विधायक रहे, पांचवी बार इस 5 बार बार है, विधायक पांचवी रहे। बार। अपने पिता की 4 जगह बार आए पहले पिता की डेथ विधायक होने के बाद। वो 2 पिता या की 3 death बार होने के उनके बाद। फादर साहब रहे थे, तो मुझे वो ध्यान हाँ नहीं जी, बात। हाँ उनके जी, हाँ जी, पिताजी हाँ भी जी। वहां से रहे थे, उसी जिस सीट सीट से से उसी ये सीट से थे। उससे पहले नितिन नवीन राजनीति में नहीं सक्रिय थे। नहीं थे। पिता जब की उनके मौत के पिताजी बाद के ही। निधन के बाद वो सक्रिय राजनीति में आए, और उसी हाँ सीट जी, से लगातार वो जीतते आए। जी तो वो जी। क्यों मिला के मेरे को 8 का ध्यान रहा था, जो मैं बोल गया इस चीज को। लगातार राजनीति में नहीं होने के बाद भी, इससे पहले चुनाव में वो देखिए, आए उनका अचानक पूरा एक्सीडेंटली। राजनीतिक बैकग्राउंड तो था ही। हाँ, लेकिन उनका खुद अब की हम मेहनत भी है, यो उन्होंने खुद जबरदस्त हाँ, तो मेहनत की है, और मिलनसार हैं। और सबसे बड़ी बात जो मिलनसार है, उनके बारे में एनर्जेटिक कही बहुत जाए, है। देखिए आप, तभी तो नरेंद्र मोदी जी और आप देखिए जो नड्डा जी या संघ के लोगों ने, अपने भागवत जी ने इनको अध्यक्ष पद पर आसीन कराया, तमाम अटकलों को दरकिनार करते हुए। बहुत सारे नेता इस लाइन में थे, और सबको दरकिनार करते हुए उन्होंने नितिन नवीन जी को बनाया। तो ये इनमें कहीं ना कहीं संगठनिक और प्रशासन के ऊपर जो इनकी जो पकड़ रही होगी, उसमें कहीं ना कहीं करिश्माई नेतृत्व देखा होगा, जब तो इन लोगों ने इनको इतनी बड़ी गद्दी सौंपी है। जी और उसके बाद लगातार ये सक्रिय है। अभी 3 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के जो चुनाव हुए हैं, उसमें भी इनकी लगातार, अभी बंगाल में फिर 29 तारीख को है, यहाँ से शायद वो कल परसों वापस बंगाल जाएंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं अभी। लेकिन राजस्थान का जो दौरा है, इसको अभी हम बहुत कोई सियासी उससे जोड़कर अगर देखें तो वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि अभी पंचायत चुनाव में भी 7-8 महीने पड़े हैं, अभी तो कोई तारीख भी नहीं बिल्कुल आई है, बिल्कुल जनवरी बिल्कुल के बाद बिल्कुल। होगा। तो अभी जी और दौरे होंगे नितिन जी के। जी। आज लेकिन तो राजस्थान सिर्फ के एक टोंक से शुरुआती उनका इस यात्रा की कि शुरुआत क्या चल करना। रहा है राजस्थान में, कैसा राजस्थान है, कौन कौन यहाँ के लोग हैं, किसका क्या अपने अपने इलाकों में पकड़ है, किस, तो लोगों से मिलके, कार्यकर्ताओं से मिलके, पदाधिकारियों से मिलके, उनको बहुत सारी चीजों का इससे वो मिला है। लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि वो गहलोत जी को चैलेंज करने आए, या सचिन पायलट को चैलेंज करने आए, या कांग्रेस को। वो तो उनका काम ही है। निश्चित रूप से। लेकिन लेकिन आप कहाँ पहुंचते हैं, कौन से जिले का चयन करते हैं, उससे भी समझ में आता है कि आप कहाँ पर आपका लक्ष्य भेदना है। टोंक में आने का मतलब, राकेश वशिष्ठ जी, क्या है? देखिए मीना जी, ये बात सही है कि उनको राजस्थान आना था, और राजस्थान ही नहीं पूरे देश का उनको दौरा करना है, हर स्टेट में जानना है, और हर स्टेट में जाकर के वहाँ की वस्तुस्थिति से पता करना, वहाँ के संगठन के बारे में पता करना, जहाँ उनके सत्तारूढ़ है वहाँ शासन के बारे में पता करना है। क्योंकि ये एक 6-7 साल के बाद फुल फ्रेश आपके ये अध्यक्ष आए हैं, जिनको केवल संगठन का ही काम है। अब तक अब अपने वो थे हेल्थ मिनिस्टर, वो 6-7 मिनिस्टर भी थे और ये भी कर रहे थे। तो उनका जो राजस्थान में जो मुख्य उद्देश्य है
और जिस दिन से उन्होंने भजनलाल को मुख्यमंत्री बनाया है, आप तब से आप देख लीजिए, एक उद्देश्य है कि जो पार्टी यहाँ राजस्थान के अंदर चली जा रही थी कि एक बार अशोक गहलोत, एक बार वसुंधरा राजे, उस पर पार्टी को इनको तोड़ना है। और उसमें दोनों ही तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से भी खामियां थी, और चूंकि वसुंधरा जी ने यहाँ एक अपना अलग से गुट तैयार कर लिया था, जिसका खामियाजा उनको यहाँ पिछले 2 चुनावों में भी यहाँ उठाना पड़ा, विधानसभा के में और लोकसभा के चुनाव में। तो पार्टी संगठन जो नेतृत्व है इसका, इस बार पूरी तरह डिटरमाइंड था कि इस बार हमको ऐसी स्थिति पैदा करनी है कि ये बात खत्म हो जाए कि एक बार भाजपा और एक बार कांग्रेस। और अब की बार इनका प्रयास ये है कि दोबारा रिपीट हो तो वो भाजपा ही हो शासन के अंदर। इसके लिए उनका ये दौरा हुआ। अब सवाल ये है कि आपने टोंक क्यों चुनना तो था ही किसी ना किसी को, लेकिन ये बात सही है कि टोंक क्षेत्र में भाजपा का संगठन काम तो कर रहा है, लेकिन वो स्थिति है उनकी कि कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में सुखबीर सिंह जौनपुरिया शायद टोंक सवाई माधोपुर को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने, रहे हैं, कभी हार जाते हैं कभी जीत जाते हैं। तो वो एक तरीके से वह संगठनात्मक दृष्टि से मजबूती प्रदान करने के लिए उनको टोंक का चयन किया होगा, मेरा जैसा मानना है। अब बाकी बातें तो इनको भाजपा वालों को पता होगा क्या क्या नहीं है, लेकिन वो इस बात को वहाँ के कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, यहाँ के जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनको सक्रिय करने के लिए, क्योंकि उनका टारगेट ये केवल अब ये पंचायत और निकाय के चुनाव ही नहीं है, 2028 में जो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं वो भी उनके उसमें टारगेट रहे, क्योंकि भाजपा इस समय 24 आवर इंटू 7 की मोड़ पर, हमेशा इसी मोड़ पर लगी रहती है संगठन और सरकार को मजबूती प्रदान करने के लिए। अब उनका उद्देश्य केवल ये हो सकता है कि वहाँ के लोगों को, जो नेता हैं लोकल टोंक के क्षेत्र के, टोंक के छात्र आसपास के क्षेत्र के, उनको मजबूत करने के लिए, उनमें उत्साह का संचार करने के लिए, क्योंकि ये जो पूर्वी क्षेत्र का इलाका कहलाता है राजस्थान के में, जहाँ 22 सीटें थी पिछले विधानसभा चुनाव में, 13 भाजपा ने जीती थी, 8 कांग्रेस ने जीती थी, और एक शायद कोई निर्दलीय कोई और जीते थे यहाँ से। तो ये स्थिति को थोड़ा और मजबूत करना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ भाजपा की स्थिति मजबूत हो। अब हालांकि उनका टारगेट केवल टोंक या गहलोत नहीं हो सकता, उनके लिए तो पूरा राज्य ही देखना पड़ेगा, और पूरे राज्य के लिए ही वो सारे काम करने होंगे, क्योंकि उनको उद्घाटन करना था, उसका राजनीतिक फायदा भी कहाँ मिल सकता था, इस बात को भी उनका आकलन किया होगा। इसके आधार से उन्होंने टोंक का चयन किया, और टोंक के चयन के बाद फिर जयपुर आए। अब यहाँ आकर उनको आने से फायदा तो होता है, जब कभी कोई अध्यक्ष या संगठन का आदमी या कोई बड़ा नेता जब किसी क्षेत्र का चुनाव करता है या आता है, तो वो पूरी तैयारी के साथ आता है। वहाँ के नेताओं की स्थिति, वहाँ के कार्यकर्ताओं की स्थिति, यहाँ के लोगों के जब यहाँ आए होंगे तो उनको बहुत सी बातें भी और पता लगी होंगी। वहाँ मुझे जानकारी जहाँ तक मिली है, वहाँ शायद कार्यकर्ताओं का सम्मेलन भी उन्होंने आयोजित किया था, जहाँ कार्यकर्ताओं से संवाद, ये ज्यादा ललित जी ज्यादा बता सकते हैं कि मैं हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जो प्रोग्राम था उनका ये था कि कार्यकर्ताओं के संवाद करने का भी था। ये अच्छी पहल थी संगठन की, और इसके देखते हुए अगर वहाँ कार्यकर्ताओं से संवाद किया होगा तो उनको ये कारण भी पता लगे होंगे कि ऐसे क्या कारण हैं जिसके कारण भाजपा यहाँ हमेशा कभी हारती है कभी जीतती है। तो ये सारी बातें हैं जिसको लेकर लिया होगा, और मैं समझता हूँ कि अब की बार जो आपका भाजपा में काफी कुछ मजबूती प्रदान करने की दृष्टि रहेगी नवीन की, क्योंकि ये बड़े मजबूत नेता हैं क्षेत्र के। और एक बात और मैं बता दूं, रह गई थी चर्चा से, इनके जो पिता थे वो सुशील मोदी के बिल्कुल समकक्ष नेता थे वहाँ, और बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल थे भाजपा के अंदर, वो पूरी एक पावर पॉइंट थे वहाँ। और अपने क्षेत्र, पटना का ही क्षेत्र है जहाँ से रिप्रेजेंटेशन करते थे। ये तो बेचारे पढ़ रहे थे दिल्ली के अंदर, उनको डेथ हो गई उनके फादर की, उनको तुरंत दिल्ली पटना बिहार बुलाया गया, उनको चुनाव लड़वाया गया, और उनका ये भी हुआ था कि उम्र को लेकर के कुछ विवाद हुआ था, इसलिए उम्र तो 45 साल ही है, तो इसलिए युवा कहना तो कुछ ज्यादा ऐसा बुरा नहीं है। जब राहुल गांधी ही जब अपने आप को 56 साल के होकर के युवा कहते हैं, तो इनको कहने में क्या बुराई है, ये सारी बातें। तो मैं सोचता हूँ ये एक राजनीतिक रूप से उनकी पहल है, और वो यहाँ के जो राजस्थान के जो मजबूत कांग्रेस नेता हैं
उनके इलाके में शुरुआत करके उन्होंने इस बात का उद्घोष करने की कोशिश की है कि हम अब संगठन के प्रति कितनी तैयारी के साथ काम करेंगे और कांग्रेस के खिलाफ हम क्या क्या करने की स्थिति बनाएंगे, ये सारी बातें हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं है कि केवल पायलट को ही उन्होंने टारगेट किया हो, ये पूरी कांग्रेस पार्टी को ही टारगेट करने का है। जी, कांग्रेस पार्टी को टारगेट करना चाह रहे हैं, लेकिन मानेसर की याद बार-बार अशोक गहलोत जी दिला देते हैं। मुद्दा ये है ललित जी कि दरअसल नितिन नवीन की सब कुछ हुआ, स्वागत भी हुआ, उद्घाटन भी हुआ, रथों की रवानगी भी हुई। कार्यकर्ताओं को उन्होंने समझाया क्या? जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वहां पे जो सम्मेलन था उसमें बूथ मजबूत पे विशेष फोकस दिया, क्योंकि हमारा एक ही मंत्र है, बूथ जीता तो चुनाव जीता। हमेशा भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और धरातल का कार्यकर्ता हमेशा अपने बूथ को मजबूत करने पे ध्यान रहता है, क्योंकि बूथ से ही जीत का मंत्र निकलता है। आज भी उन्होंने पन्ना प्रमुख से लेके बूथ की मजबूती को लेके विशेष जोर दिया है। जो हमारे कमजोर बूथ है, जहाँ पे हमें मतदान कम मिलता है, उन बूथों को आइडेंटिफाई करके उनको वहां पे संगठन को और मजबूत खड़ा करने का आह्वान किया है। और क्योंकि जो हमारा टोंक का जो बना है, भाजपा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है, वो एक सेवा केंद्र के रूप में स्थापित हो, यह एक भाव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने रखा है। निश्चित रूप से वहां के टोंक में जो बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, उससे वहां के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं उनमें ऊर्जा का संचार हुआ है। उनके मार्गदर्शन में ही हमारे पार्टी के एक एक कार्यकर्ता फिर से नए ऊर्जा के साथ आने वाले पंचायत चुनाव में और अगले 2028 के चुनाव में निश्चित रूप से एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस के इस मिथक को तोड़ेंगे। और इस बार आप ये तय मान के चलिए कि 2028 में भी भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ भाजपा की सरकार बनाएगी और ये इतिहास में भैरव सिंह जी के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी भजनलाल जी के नेतृत्व में रिपीट करेगी। जी, कार्यकर्ताओं को संदेश जो दिया है वो ये कि बूथ के स्तर को कैसे मजबूत किया जाए। बूथ मजबूत होगा तो पंचायत के चुनावों में सफलता मिलेगी। पंचायत का चुनाव इस वक्त, स्थानीय निकायों के चुनाव इस वक्त सरकार की सबसे बड़ी परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा, और वो शायद सेमीफाइनल भी होगा, क्योंकि राजीव जी, जब तक पंचायत के चुनाव होंगे तब तक इस सरकार के कार्यकाल को 3 साल पूरे हो चुके होंगे। चौथा साल तो एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो इसका मतलब साफ है कि नितिन नवीन संगठन को मजबूती के लिए राजस्थान उनकी प्रायोरिटी है। ये कार्यकर्ताओं को आकर, क्योंकि किसी भी प्रदेश का जो उनका दौरा है, ये शायद पहला दौरा है। पहला दौरा है। और जो देखिए, अब आप भी जानते हैं, वशिष्ठ जी भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ललित जी भी जानते होंगे कि ये बूथ मैनेजमेंट सुन सुन के दुखी हो गए। ये कब पूरा जाके मजबूत होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ नहीं आ रहा है। हर बार प्रधानमंत्री आओ, चाहे से विपक्ष के नेता हो, बूथ के पीछे पड़े रहते हैं, सब बूथ मैनेजमेंट होगा। अरे भाई, कर लो बूथ मैनेजमेंट, बढ़िया बात है। कार्यकर्ताओं को आप मोटिवेट करते हैं, उनको क्रियाशील बनाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अब इसका कोई नाम बदलो। जैसे भाजपा हर बार कुछ ना कुछ नई चीज बदल के लाती है और कार्यकर्ताओं में और पदाधिकारियों में नया जोश उससे आता है। तो अब ये बूथ मैनेजमेंट वाला है ना, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये और इफेक्टिव होगा मेरे हिसाब से। बाकी तो आज 40-45 साल से हम भी यही बात सुनते आ रहे हैं कि बूथ को मजबूत, तो ये अच्छी बात है, करिए बूथ मैनेजमेंट। लेकिन सबसे पहले आपको संगठन को ऊपर के स्तर पे, जो राजस्थान में अभी चल रही है चीजें, उसको थोड़ा सा वापस से गियर अप करना होगा। नितिन जी को सत्ता और संगठन के बीच में जो समन्वय की कमी दिखाई दे रही है, उसको मजबूत करना होगा। वो खामियां जो कुछ, वो मनमुटाव या जो अंदर दिलों में कोई चीजें हैं, उनको दूर करने के प्रयास करने होंगे। अभी आप देखिए, एक चूरू में सम्मेलन हुआ था तो बड़ी उसको लेके बातें हुई कि क्या चल रहा है, क्या ये शक्ति प्रदर्शन था सरकार के खिलाफ, क्या था। हालांकि सरकार खुद शामिल थी। तो बहुत सारी चीजें ऐसे चल रही हैं। तो
अभी नितिन जी सिर्फ इन सब चीजों का आकलन करने आए, यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, फीडबैक जो होता है फीडबैक लेने के लिए यहाँ आए थे और सभी राज्यों में जाएंगे। तो वो अगर ये सारी चीजें पकड़ेंगे उसके बाद फिर वो केंद्र में जो आला कमान है उससे उनसे चर्चा करेंगे, कुछ बदलाव करने होंगे तो बदलाव भी करेंगे। तो अभी पंचायत चुनाव से पहले अभी तो ये 3 राज्यों और 5 राज्यों के जो रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे 4 तारीख को, उसके बाद ये सारी प्रैक्टिस शुरू होगी। अभी तो इनको महीना 2 महीना तो अभी सारे राज्यों के दौरों में लग जाएगा, उसके बाद जाके फिर कहीं कुछ जो डिसीजन आएंगे नितिन जी के सामने वो तब आएंगे, आज से करीब 2-3 महीने बाद मैं समझता हूँ कि वो कोई डिसीजन लेने की स्थिति में होंगे। अभी तो वो सब चीज़ों को गैदर करना, सारी सूचनाओं का, उनको फिर अपने जो इनकी टीम होगी उसके द्वारा उसको इवेल्युएट करेंगे, कैसे कहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अपन क्या कर सकते हैं, वो सारी प्रैक्टिस होगी। उसके बाद जाके तो उसमें समय लगेगा अभी, और अभी ऐसी इतनी जल्दबाजी भी नहीं है, क्योंकि देखिए समय महिला से पहले, संशोधन बारे समय में से प्रधानमंत्री जी ने एडवांस, कहा था कि मैं पूरे भारत में इसको महिलाओं को में ये बात हम भाजपा भीतर तक बैठा देगी कि नहीं कांग्रेस या विपक्षी दलों ने आपके हितों को कुठाराघात किया है हितों पर। ये ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हो सकता है गर्मी तेज हो गई, यहाँ पे 44-45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इसलिए भाजपा वाले अभी कुछ ज्यादा नहीं कर पाए हो। यही नहीं, मैंने तो पूरी जगह ही देखा है, जहां जहां प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जा रहे हैं वहां की बात छोड़ दें, वरना पूरे देश में अगर हम देखें तो इस वाले मुद्दे पे जो दावे किए गए थे उस पे खरा उतरता नहीं दिखी है बीजेपी। ललित जी, आप इसमें कोई प्रकाश डालें तो। जी राकेश जी, ललित जी के पास जाती हूँ मैं वापस, लेकिन पहले राकेश जी आपके पास आ रही हूँ। राकेश जी, बार बार खबरें आती हैं, मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, कैबिनेट रिशफल हो रहा है, अभी भी इन दिनों भी चल रहा है, बस 10 तारीख, बस 15 तारीख। नितिन नवीन के आने से क्या इन खबरों पर विराम लगेगा? मीना जी, पहले तो मैं आपसे हाथ जोड़कर ये निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इन चर्चा को करते 3 साल हो गए हमको, और ना तो बेचारे जा रहे और ना बहुत बुरे जमे हुए हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हम 15 दिन के बाद से ही चर्चा करने शुरू हो गए थे कि अब गए और अब गए और अब गए। ये बड़ी नहीं, हम तो सिर्फ जो हो रहा होता है उस पर चर्चा करते हैं कि जो हो रहा है वो सही है या गलत है। देखिए मीना जी, भजनलाल शर्मा, आपको मैं बड़ी हकीकत बता दूं, खुद की कोई ताकत नहीं है। ये एकमात्र मैं समझता हूं कि पूरे देश में भाजपा ने एक नए तरह का ट्रेंड सामने लाया, जिसके पीछे एक जिस समय इनको बनाया गया चीफ मिनिस्टर, उनके साथ एक एमएलए साहब खुद का नहीं था। और आज की स्थिति भी उनकी ऐसी नहीं है कि वो कहीं अपनी ताकत का इजहार कर सकें कि मेरे साथ इतने एमएलए हैं, क्योंकि जो भाजपा का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो इतना सशक्त है कि उनको 1 मिनट लगेगी जहां की उनको गड़बड़ होती दिखेगी। हालांकि हो सकता है आप लोग भी जयपुर में बैठे हुए हैं, कुछ बातें हो रही हों, कुछ यहाँ सुनने में भी आती हैं, कुछ वो किस्सा वो मामा वाला भांजे वाला भी हुआ, साले वाला भी हुआ, इस तरह की बातें हुई हैं। लेकिन इन ऐसी बातें कि राजनीतिक रूप से ही चलती रहती है। लेकिन अभी लगता नहीं कि भजनलाल शर्मा को ने ऐसा कोई गलत काम या ऐसा कोई काम किया हो जिससे कि भाजपा नेतृत्व, भाजपा संगठन को और सरकार को कहीं नुकसान हुआ हो। जहां तक सुनने में आया है कि उनके कार्य पॉजिटिव ही हैं, जो बिल्कुल निर्वाह भाव से, चाहे वो भ्रष्टाचार के प्रति हो चाहे कोई काम हो, डिले हो सकता है, लेकिन वो कहीं ऐसा नहीं कर रहे कि जहां ये लगे कि ये पक्षपात किया है या कहीं भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो इसलिए उनका लगता नहीं। वैसे तो पार्टी हाईकमान क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि अभी फिलहाल भजनलाल शर्मा जी को हटाने का कोई केवल अफवाही हो सकती है, इसके अलावा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार जो जैसा नेतृत्व चाहता है उसके अनुसार चल रही है, उनकी नीतियां जो है उनको लागू कर रही है और उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। सरकार जो चाहती है, लग भी रहा है कि राजस्थान के अंदर सरकार काम कर रही है और उसकी आगे बढ़ रही है, और भ्रष्टाचार
और अपराध जो भी ऐसे हैं उन पर रोकथाम के लिए भी काम किए जा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके लिए काम हो रहा है। तो मैं नहीं लगता कि आप विरोधी हैं, ये तो उड़ाएंगे और क्या क्या करें। तो हाँ, इतना होता, अगर ये भी वसुंधरा राजे के पद चिन्हों पर चले होते तो शायद इनके लिए राह बड़ी कठिन हो गई होती और ये शायद उड़ गए होते। लेकिन इन्होंने भी संगठन को सर्वोपरि दी, नेतृत्व को अपना माँ बाप समझा और नेतृत्व के अनुसार ही वो सारे काम कर रहे हैं। इसलिए मैं लगता नहीं कि भजन लाल शर्मा जी के ऊपर कोई आँच आएगी। और जहां तक रिजल्ट है, अभी तो दिसंबर तक शायद ये चुनाव होने पंचायत के नगर निकायों के, तब तक होते होते 4 साल 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे इनके, और लास्ट के समय में कोई बदलाव हो मुझे लगता नहीं। हाँ, ज्यादा ही कोई गंभीर बात हो गई तब भले इस पर विचार हो सकता है, और इसमें कोई निर्णय लेने में कोई कोताही नहीं बरता केंद्रीय हाईकमान। जो इनका जो जोड़ी है उनकी, मोदी की और शाह की, वो 1 मिनट लगाते हैं जब उनको लगता है कोई बात है। उनकी तो जब तक याद ये है जब तक उनको लाभ मिल रहा है, पर संगठन को लाभ मिल रहा है और उनकी पार्टी के लिए लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इससे ज्यादा कोई आगे नहीं जाते। अगले ललित जी बिल्कुल सही कहा आपने राकेश जी। अभी जो तस्वीर समझ में आती है, खुद भजनलाल शर्मा भी काफी कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन पार्टी के भीतर इस तरह की बातें, बाहर भी इस तरह की बातें बार बार क्यों सुनने को मिलती है ललित जी, कि संगठन आरएसएस तक खुश नहीं है भजनलाल शर्मा से? जी मीना जी, इस तरीके की बातें केवल मीडिया चलाता है। संगठन में ना पार्टी में इस तरीके की कोई चर्चाएं नहीं है। ये बाहर बैठे हुए जो टीवी चैनल पे बैठ के जो डिबेट करते हैं वहीं से ये विषय निकल के आता है। भजनलाल जी के नेतृत्व में राजस्थान 2047 के विकसित राजस्थान की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। जब से भजनलाल जी यहाँ सत्ता संभाली है, रोज राजस्थान के लिए किस तरीके से हम विकास का कार्य कर सकते हैं, कौन सी नई योजनाएं ला सकते हैं, किस तरीके से हम जयपुर को और स्मार्ट सिटी बना सकते हैं, विकसित जयपुर बना सकते हैं, इसी दिशा में उनका सोच चलती है। और आपने देखा होगा दिन प्रतिदिन हमारे भजनलाल जी की सक्रियता आप देखिए, वो एक एक विधानसभा, एक छोटे से छोटे स्तर पर भी जहां उनको लगता है मुझे जाना चाहिए तो जाकर के देखते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पे भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है। कहीं पर भी ऐसा नहीं है, ना सत्ता में बैठे लोगों का, ना संगठन में बैठे लोगों का, कि इस तरीके का कोई परिवर्तन होगा। क्योंकि हमारे यहाँ पे जो निर्णय लिए जाते हैं पहले ही बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। और भजनलाल जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि राजस्थान एक विकसित राजस्थान बन के रहेगा। 2047 का जो विजन तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके मुताबिक भजनलाल शर्मा जी पर भी मोहर लगाकर गए हैं नितिन नवीन अपनी इस यात्रा के माध्यम से? जी बिल्कुल। जब कोई भी मुख्यमंत्री अच्छा कार्य कर रहा होता है तो उसके काम पे मोहर स्वतः ही लगती है, और असली मोहर तो जनता लगाती है। जी, शीर्ष नेतृत्व को पूरा भरोसा है। ललित जी जो बार बार कह रहे हैं कि आप लोग चर्चा में जो सवाल उठाते हैं, ये कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री के बारे में बार बार सवाल उठाते हैं कि वो जा रहे हैं, कि कोई नया आ रहा है, कि वो संगठन खुश नहीं है? ये बातें कहाँ से आती है? ललित जी को ज्यादा पता होगा, इनकी पार्टी के भीतर से ही आती है सब। सर पार्टी के भीतर से कभी, सर पार्टी के भीतर से कभी नहीं आती। ये केवल मीडिया की स्क्रिप्ट होती है। ये केवल मीडिया की स्क्रिप्ट होती है। अपनी तरफ से तो कोई बात करता ही कहाँ है, बताइए। तो आप बता सकते हैं कोई ऑथेंटिक सोर्स के यहाँ पार्टी की तरफ से आई है? वो तो जो चीजें छन छन के आती हैं वही चलती हैं। अब आप कह रहे हो कि जयपुर को विकसित शहर के रूप में, कहां से हो रहा है जयपुर में विकसित? देखिए, पिछले बजट में जितनी योजनाएं घोषित की गई थी वो सब वाइबल ही नहीं थी, तो सरकार ने खुद ही रद्द कर दी। अब नई घोषणाएं जो हुई हैं वो सब 10 से 15 साल वाली है। आप देखिए, पिछली बार में जितने फ्लाईओवर यहाँ बनने शुरू हुए थे, आज 4-4 साल हो गए वो फ्लाईओवर अधूरे पड़े हैं। अभी भी उनमें पता नहीं 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे। तो जो चीजें हैं टाइम बाउंड नहीं है बीजेपी के अंदर। सबसे बड़ी ये विकास के लिए जो बाधा है, आपने स्मार्ट सिटी बनाने के लिए बात करी, स्मार्ट सिटी कहाँ बन गई? यहाँ तो यूनेस्को ने जो वो हेरिटेज सिटी का जो तमगा दिया था वो जाने की कगार पे बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं जो आप देखिए, जल जीवन मिशन था, अब उसमें जो लोग पकड़े जाते हैं वो सब छूट के जा रहे हैं।
सुबोध अग्रवाल को भी आप देखिएगा 2-3 महीने में जमानत मिलने वाली है, क्योंकि जब उसके मंत्री को जमानत मिल गई तो वो अधिकारी को क्यों ना मिलेगी भाई। तो ये सारी चीजें हैं कि आप जितने सर ये जितने लोग छूटे कोर्ट ने जमानत दी है और बहुत लंबे समय तक जमानत लेना अपराधी का अधिकार होता है, ये कोर्ट की प्रक्रिया है ना कि सरकार की। आप ये देखिए, जनता के लिए तो वो न्याय अपने आप में ही खत्म हो जाता है जब उसमें सालों लग जाते हैं। यानी आपकी जो जांच प्रक्रिया है वो ढीली है। सर ये ट्रायल तो कोर्ट में होना है ना कि सरकार करेगी। सरकार केवल चार्जशीट पेश करती है, बाकी ट्रायल तो कोर्ट को करना है। जमानत ली है तो कोर्ट से ली अपराधियों ने, कोर्ट को और बहुत लंबे समय तक। जब इनका मंत्री 9 महीने तक जेल में रहा है तो आप ये उसका निर्णय बाहर आएगा। सर जांच मजबूत थी, प्राइमरी फेसी, तभी तो इनका मंत्री 9 महीने तक जेल में रहा, नहीं तो 15 दिन में जमानत पे भी आ सकते थे। प्राइम फेसी चल रही है तो फिर आगे ठोस कब चीजें होंगी, आप ये देखिए। और जो आप ये तय मान के चल, विकसित राष्ट्र की बात मेरे तो कहीं दिखता नहीं सब जी। अब वो तो जैसे गहलोत साहब ने किया था कि मानसरोवर से चांदपोल सबसे इजी मेट्रो के लिए मार्ग था, वो उन्होंने चुनाव से पहले धड़ाधड़ पूरा करा दिया। यहाँ भी वो वहां से प्रताप नगर से और वहां तक का जो सांगानेर के पहले तक का जो मार्ग है उसमें कहीं कोई बाधा नहीं है मेट्रो बनने में। कहीं कोई जी बिल्कुल, उसकी डीपीआर का काम शुरू हो चुका है, दिल्ली अप्रूवल के लिए गई है, बहुत जल्दी इस पे काम शुरू हो जाएगा। सर इसकी डीपीआर बनके दिल्ली अप्रूवल के लिए जा चुकी है। अरे डीपीआर को तो साहब सुनते सुनते हमको न जाने कितने साल हो गए, कितनी बार डीपीआर बन गई। सर अभी जो लेटेस्ट है वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो लेटेस्ट अपडेट है, जो रिवाइज होके जो नया रूट बना है। बताओ फेज 1 का सी और डी वही पिछले 4 साल से चूहे की चाल चल रहे हैं, कभी बनती है कभी बिगड़ती है। तो काम टाइम बाउंड तरीके से जब तक बीजेपी नहीं करेगी तब तक जैसे कांग्रेस करती थी, कांग्रेस ने अपना अवसर देख लिया, वैसे ही जी। मैं समय की कमी है सर, माफी चाहती हूँ, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किए, आप ये तय मान के चलिए टाइम बाउंड समय पे पूरे होंगे, क्योंकि हमारी सरकार जिस काम का शिलान्यास करती है उसका उद्घाटन भी करती है। आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट देख लीजिए। समय आप उसके फिर आप बताए ना 5 साल में तैयार हो जाएगा, 4 साल में हो जाएगा, 6 साल में हो जाएगा। हम तो 2 बार क्या 6 बार बीजेपी भजनलाल जी की सरकार ले आएंगे। हम जनता को क्या तकलीफ है, जनता को तो विकास चाहिए, जो करेगा उसी को चुन के। सर डीपीआर जब सेकंड फेज की डीपीआर जब आएगी, टेंडर होगा, उसमें समय सीमा तय होगी। जो है ना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, मुझे लगता है हमें ये बात समझने की जरूरत है ललित जी, कि अगर राजीव तिवारी जी इस बात को बोल रहे हैं तो आप अपनी सरकार तक इस बात को पहुंचाएं कि जो वरिष्ठ लोग हैं समाज में, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, अगर उनको कुछ ऐसा लग रहा है तो उसे दुरुस्त करने की जरूरत है, कामों को रफ्तार देने की जरूरत है। तो प्लीज आप इस विषय पर ध्यान देंगे, ऐसी हमें उम्मीद है, भरोसा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात है नितिन नवीन की राजस्थान यात्रा की, और नितिन नवीन ने राजस्थान से ये संदेश देने में कहीं न कहीं अपने आप को स्थापित करने का काम किया है कि राजस्थान में एक बार फिर से भजनलाल या बीजेपी की सरकार लाना है। कितना नितिन नवीन इसमें कामयाब होते हैं ये भविष्य की गर्भ में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हमारे दर्शक इस विषय पर क्या सोचते हैं, उनको क्या लगता है नितिन नवीन के आने से भजनलाल शर्मा को लेकर जितनी चर्चाएं हैं उन पर विराम लग जाएगा, विराम लग जाना चाहिए, ऐसी चर्चाएं बार बार नहीं होनी चाहिए। क्या सोचती है जनता, आम दर्शक, राजस्थान के लोग कि नितिन नवीन ने जिस तरह का भरोसा भजनलाल शर्मा पर दिखाया है वो कितना उसमें सफल होंगे, और अभी जो काम चल रहे हैं उनकी रफ्तार को कैसे बढ़ाया जाए, संगठन और सत्ता में जो भी तकरार है वो कैसे दूर होगी। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले समय में जनता पूछेगी। अभी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।